नमो नमः। गुरुकुल ज्ञान विथ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष संधि प्रकरण का भाग 6 लेकर के आया हूं, जिसके अंतर्गत हम व्यंजन संधि का भाग 2 देखेंगे। इसके पूर्व के वीडियो में हम लोग व्यंजन संधि का नियम 1, नियम 2 एवं नियम 3 को देखे थे। आज व्यंजन संधि का जो चौथा नियम है वह क्या कहता है, इसके विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, चौथा नियम जो है इसका, व्यंजन संधि का जो चौथा नियम है, कह रहा है त संबंधी नियम। चौथा इसका जो नियम है, क्या कौन सा नियम है जी? त संबंधी नियम है। व्यंजन संधि का जो त संबंधी नियम है, यह भी 3 भागों में विभक्त है, जिसमें का पहला भाग जो है क, यानी कि भाग क के विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, क में कह रहा है पहले क्या होना चाहिए, यानी कि जो प्रथम भाग होगा उसका अंतिम वर्ण जो है क्या होना चाहिए? त होना चाहिए। और उसके बाद च या छ, या च हो या छ हो। प्रथम भाग का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? त हलंत होना चाहिए। और उसके बाद च या छ दोनों में से जो कोई भी हो, लेकिन जो त का रूपांतरण है च हलंत के रूप में हो जाएगा। उसी तरह से पहले क्या होना चाहिए? त हलंत, और उसके बाद ज या झ, यानी कि ज या झ में से कोई भी आ जाए, ज आए या झ आए, किंतु त का जो रूपांतरण है क्या हो जाएगा जी? ज हलंत के रूप में हो जाएगा। उसी तरह से पहले त होना चाहिए, उसके बाद ट या ठ, दोनों में से कोई एक हो सकता है, किंतु त का जो रूपांतरण है क्या हो जाएगा? ट हलंत के रूप में हो जाएगा। उसी तरह से त हलंत के बाद अगर ड और ढ दोनों में से कोई एक आता है ना जी? ड आए तो या ढ आए तो त का जो रूपांतरण है ड के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। वहीं देखिए, त हलंत के बाद अगर ल आता है तो त का जो परिवर्तन है ल हलंत के रूप में हो जाता है। इस प्रकार से इसका नियम 1 है। और इसके अनुसार कुछ यहाँ उदाहरण दिए हुए हैं। इन उदाहरणों को हम देखते हैं और देखने के बाद इसे हम समझने का प्रयास करते हैं कि त संबंधी जो नियम है किस तरह से काम करता है। जैसे एक उदाहरण हम लिख रहे हैं, उत्धन चारण। क्या लिखा हुआ है जी? उत्धन चारण। अब देखिए, यहाँ जो हमारा पहला है त है, क्या है जी? पहला त होना चाहिए, तो यहाँ त है। और उसके बाद यहाँ क्या है? च, यानी च हलंत में आ की मात्रा लगी हुई है, यही ना यहाँ दर्शा रहा है। तो हमारा जो त है, त जो है किस रूप में परिवर्तित होगा जी? तो के बाद च या छ में से कोई एक हो, तो यहाँ क्या है? च है। तो यह हमारा जो तो है च हलंत के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। यह जो है क्या हो जाएगा? छ हलंत के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। और जो हमारा शब्द बनेगा, यहाँ क्या बचा हुआ है? उ आधा च, और उसके बाद क्या है जी? च में आकार चा, र और अण। हमारा जो शब्द बनेगा क्या बन जाएगा? उच्चारण बन जाएगा। एक और उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, लिखा हुआ है उत प्लस डयन। क्या लिखा हुआ है जी? उत प्लस डयन। अब देखिए, जो हमारा प्रथम भाग का जो अंतिम वर्ण है क्या है जी? त हलंत है। क्या है? त हलंत है। और इसके बाद क्या है? ड। तो देखिएगा, यहाँ त के बाद ड या ढ दोनों में से कोई एक आए, या तो ड आए ढ आए, उससे कोई बहस नहीं है, किंतु जो हमारा त है वह ड के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। किसके रूप में परिवर्तित होगा? ड के रूप में परिवर्तित होगा। अगर त हलंत के बाद ड या ढ दोनों में से कोई एक वर्ण आता है, तो त जो है हमारा क्या होगा? ड के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो यह जो है हमारा त ड के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, है ना? और जो हमारा शब्द बनेगा, तो उ तो जो है क्या हो जाएगा जी? हमारा तो जो है ड के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, उड ड। और फिर यहाँ जो है ड य और न, जो हमारा शब्द बनेगा क्या बन जाएगा? उड्डयन बन जाएगा। आइए एक और उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जो प्रथम भाग का अंतिम वर्ण है हमारा क्या है जी? त हलंत है। और त हलंत के बाद इधर क्या है? ज। क्या है जी? ज भी क्या है? हलंत युक्त है। तो जब त के बाद ज आता है, क्या आता है? त के बाद ज आता है। देखिएगा, यहाँ नियम को ध्यान से देखिएगा। त हलंत के बाद ज या झ दोनों में से कोई एक आ सकता है ना? ज आए या झ आए, लेकिन जो हमारा त है
क्या होगा, ज हलंत के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। किसके रूप में परिवर्तित हो जाएगा, ज हलंत के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो देखिए यह जो है हमारा तो यह क्या हो जाएगा, ज हलंत हो जाएगा, है ना। और इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ऊ यहाँ क्या हो गया जी, आधा ज है, फिर यहाँ क्या है, आधा ज है, व और ल। हमारा जो शब्द बनेगा क्या बन जाएगा, उज्ज्वल बन जाएगा, है ना। आइए एक और उदाहरण से इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए लिखा हुआ है तथ प्लस लीन। यहाँ भी हम देखेंगे प्रथम भाग का जो अंतिम वर्ण है क्या है जी, त हलंत है। और इसके बाद यहाँ क्या है, दूसरे भाग का प्रथम वर्ण जो है ल है। तो यही ना दिखा रहा है जी, त हलंत के बाद अगर ल आता है, पहले क्या हो, त हो और उसके बाद ल हो, तो जो त का रूप है ल हलंत के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। जो त है किस रूप में परिवर्तित हो जाएगा, ल हलंत के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस त को हम क्या करेंगे, ल हलंत के रूप में परिवर्तित कर देंगे और इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ हमारा क्या है जी, त है, यहाँ क्या हो गया आधा ल, और उसके बाद ल में दीर्घ व इकार यहाँ है और न। हमारा जो शब्द है क्या बन जाएगा, तल्लीन बन जाएगा। इसके अलावा भी कुछ उदाहरण यहाँ बच रहे हैं, जिन उदाहरणों को आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके हमें सूचित कीजिएगा। हम अवश्य ही प्रयास करेंगे कि आपके साथ जो समस्या आई हुई हैं उसे हम समाधान कर सकें। अब देखिए इसका जो नियम 2 है क्या कहता है। अभी तक हम देखें कि प्रथम भाग का जो अंतिम वर्ण त हलंत युक्त था उसी में परिवर्तन होता था। अभी तक हम क्या देखें जी, अभी तक हम यही देखें कि जो प्रथम भाग था उसका अंतिम वर्ण जो त हलंत युक्त था उसी में परिवर्तन होता था। लेकिन त संबंधी का जो नियम ख है उसमें जो है प्रथम भाग का अंतिम वर्ण भी परिवर्तित होगा तथा दूसरे भाग का प्रथम वर्ण भी क्या होगा, परिवर्तित होगा। आइए उसे देखना प्रारंभ करते हैं। अब देखिए प्रथम भाग का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, त हलंत होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी, त हलंत होना चाहिए। और दूसरे भाग का प्रथम वर्ण जो है क्या होना चाहिए, तालव्य स होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी, तालव्य स होना चाहिए। उस स्थिति में प्रथम भाग का जो अंतिम वर्ण है और दूसरे भाग का जो प्रथम वर्ण है दोनों क्या होंगे, परिवर्तित होंगे। अब देखिए जो प्रथम भाग का जो अंतिम वर्ण तो है, तो का जो रूपांतरण है च हलंत के रूप में हो जाएगा। यहाँ जो तो है इसका रूपांतरण क्या होगा, च हलंत के रूप में हो जाएगा। और जो तालव्य स है इसका रूपांतरण जो है छ के रूप में हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ अगर स हलंत युक्त होगा तो छ भी हलंत युक्त होगा, अगर स पूरा होगा तो यहाँ स क्या होगा, पूरा होगा। किंतु यहाँ तो जो है सदैव क्या होगा, हलंत युक्त होगा, तभी वह व्यंजन संधि के अंतर्गत आ सकता है। इसलिए हम च को क्या किए हैं जी, हलंत युक्त रूप में लिखे हैं। अब देखिए कुछ उदाहरण हैं, उन उदाहरणों के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला उदाहरण है हमारा उत प्लस श्वास। क्या है जी, उत प्लस श्वास। अब देखिए यहाँ जो है हमारा क्या है, तो हलंत है और यहाँ भी जो है हमारा क्या है जी, स हलंत है। यही ना स्थिति है। यहाँ प्रथम भाग का अंतिम वर्ण त हलंत और दूसरे भाग का प्रथम वर्ण जो है क्या है, स हलंत। तालव्य स में हलंत लगी हुई है, यानी कि यह भी क्या है, आधा है। देखिए जब तो हलंत के बाद तालव्य स आता है तो जो तो का रूप है च हलंत के रूप में परिवर्तित हो जाता है और जो तालव्य स है वह छ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो यही ना होगा जी। यहाँ देखिए ये जो है हमारा तो हलंत, यह च हलंत के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और स आधा है तो यह भी क्या होगा जी, छ हलंत के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। क्या होगा, छ हलंत के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अब देखिए इसको हम जोड़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ हमारा क्या है जी, उ प्लस च हलंत प्लस यहाँ क्या है, छ हलंत प्लस यहाँ क्या है, वा और स। यही ना है जी। अब इसको हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। देखिए उ, यहाँ च हलंत को पूरा करने के लिए कोई स्वर इसके आगे नहीं है, इसलिए यह जो है च आधा, यानी कि च को हम क्या करेंगे जी, आधा लिख देंगे, है ना। छ को भी पूरा करने के लिए यहाँ कोई स्वर नहीं है, यानी कि जो हमारा छ है यह भी क्या होगा, हलंत युक्त हो जाएगा, है ना। उसके बाद वा और स,
यानी कि हमारा जो शब्द बनेगा क्या बन जाएगा, उच्छ्वास। हमारा जो शब्द है क्या बनेगा, उच्छ्वास। आइए एक और उदाहरण के माध्यम से इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दूसरा जो उदाहरण है लिखा हुआ है सत प्लस शास्त्र। क्या लिखा हुआ है, सत और प्लस में क्या है, शास्त्र है ना। अब देखिए जो प्रथम भाग है अंतिम वर्ण, प्रथम भाग का जो अंतिम वर्ण है क्या है, त हलंत है। और दूसरे भाग का जो प्रथम वर्ण है क्या है जी, स में आकार की मात्रा लगी हुई है सा, यानी स हलंत में आ की मात्रा लगी हुई है, इसलिए यह क्या हुआ है, सा हुआ है ना। अब देखिएगा तो जब तो के बाद तलाव्य स आता है, हमारा नियम यही ना कहता है तो के बाद तलाव्य स आता है तो का क्या हो जाएगा, च हो जाएगा। ये जो हमारा तो है यह जो है च के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, और जो स है यह जो है क्या होगा जी, छ के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। किसके रूप में, छ के रूप में। स में आकार की मात्रा लगी हुई है तो यहाँ भी क्या होगा, आकार का मात्रा लग जाएगा, यानी इसका जो रूप है छ हलंत प्लस आ है ना, छ हलंत प्लस आ है। अब इसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ हमारा बचा हुआ है स और यहाँ बचा हुआ है शास्त्र, है ना। तो देखिए यहाँ हम जोड़ते हैं स प्लस च हलंत प्लस यहाँ क्या हो गया जी हमारा, छा प्लस स और त्रस, यही ना हुआ। अब इससे हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो स आधा च, छा आधा स और त्र, इस तरह से हमारा जो शब्द है क्या हो जाएगा, सच्छास्त्र हो जाएगा, है ना। अब आइए तो संबंधी का जो नियम गो है उसे जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हम देखें कि तो संबंधी नियम का जो भाग ख है, इसके दोनों भाग यानी प्रथम भाग का अंतिम वर्ण और दूसरे भाग का प्रथम वर्ण दोनों में परिवर्तन होता था। सेम वैसे ही, सेम उसी प्रकार से जो इसका गो भाग है इसके भी दोनों भाग, अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रथम भाग का अंतिम वर्ण और दूसरे का प्रथम वर्ण दोनों में परिवर्तन होगा। जो परिवर्तन होगा क्या होगा जी, दोनों वर्ण में होगा। देखिए वही यहाँ कह रहा है कि अगर तो हलंत के बाद हो आता है, क्या आता है जी, पहले तो हलंत होगा और उसके बाद क्या होगा, हो होगा। उस स्थिति में तो का जो परिवर्तन है दो हलंत के रूप में हो जाएगा, तो का जो परिवर्तन है दो हलंत के रूप में हो जाएगा, और ह का जो परिवर्तन है ध के रूप में होगा। तो हलंत का परिवर्तन दो और ह का परिवर्तन ध के रूप में। ऐसा कब होगा, तो जब तो हलंत के बाद ह आएगा तब, जब तो हलंत के बाद ह आएगा तब तो का परिवर्तन दो के रूप में हलंत युक्त होगा और ह का परिवर्तन ध के रूप में होगा। तो आइए इससे भी कुछ उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं उत प्लस हार, क्या लिख रहे हैं जी, उत प्लस हार। अब देखिएगा यहाँ जो है हमारा क्या है, तो हलंत है, यानी कि प्रथम भाग का अंतिम वर्ण क्या है, तो हलंत है, और दूसरे भाग का प्रथम वर्ण क्या है जी, हा है, यानी कि ह में आ की मात्रा लगी हुई है, ह में आ की मात्रा लगी हुई है, यानी कि तो संबंधी नियम का जो नियम गो है उसके अंतर्गत यह जो है संधि हमारा आ जाएगा। तो अब देखिए जब तो के बाद हो आता है तो का परिवर्तन दो के रूप में और ह का परिवर्तन ध के रूप में होता है। अब देखिए हम तो को क्या करेंगे जी, दो हलंत के रूप में परिवर्तित कर देंगे, और ह को हम क्या करेंगे, ध, यानी कि यहाँ ह में आकार की मात्रा लगी हुई है तो ध में भी क्या हो जाएगी, आकार की मात्रा, यानी कि ध में आ की मात्रा लग जाएगी। अब इसे हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ जो है हमारा बचा हुआ है उ और यहाँ बचा हुआ है र, तो उ प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, द हलंत प्लस धा प्लस यहाँ क्या है, र, है ना। अब इसे हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखिए उ दो को पूरा करने के लिए यहाँ कोई स्वर नहीं है तो दो हलंत युक्त हो जाएगा, उसके बाद धा और र, है ना। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं।
दोनों स्थिति में जो है हमारा शब्द जो है क्या होगा, सही होगा। एक और उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जो हमारा उदाहरण है तत् प्लस हित, क्या लिखा गया है जी, तत् प्लस हित, यानी कि जो प्रथम भाग है इसका अंतिम वर्ण क्या है, तो हलंत है ना, और दूसरे भाग का प्रथम वर्ण जो है क्या है, ही है। हाँ में जो है छोटी ही की मात्रा लगी हुई है, यानी कि ह हलंत प्लस ह्रस्व इकार, यानी कि तो के बाद क्या है, ह है। तो जब तो के बाद ह आएगा तो तो का रूपांतरण द और ह का रूपांतरण ध के रूप में हो जाएगा, है ना। ये जो है हमारा तो यह क्या होगा, द के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, और ह जो है क्या हो जाएगा, ध के रूप में, और ह में ह्रस्व इकार की मात्रा है तो ध में भी ह्रस्व इकार की मात्रा लग जाएगी, यानी कि ध हलंत प्लस छोटी। अब इसे हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जब हम इसे जोड़ेंगे तो देखिएगा यहाँ जो हमारा बचा हुआ है तो, और यहाँ भी क्या बचा हुआ है तो इसे तो प्लस द हलंत प्लस भी प्लस तो। अब इसे हम क्या करेंगे, एक पास कर देंगे। इसका जो रूप है तो द हलंत भी और तो, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं तद्धित। दोनों ही परिस्थिति में जो हमारे शब्द हैं क्या होंगे, सही होंगे। इस तरह से और भी कुछ उदाहरण हैं, उन उदाहरणों को हम बनाएंगे। आइए अब हम व्यंजन संधि के अंतर्गत आने वाला म संबंधी नियम, व्यंजन संधि के अंतर्गत आने वाला एक नियम है जिसे हम म संबंधी नियम कहते हैं, उसको हम देखते हैं। म संबंधी नियम का जो भाग क है वह देखिए क्या कह रहा है कि जब म हलंत के बाद, यानी प्रथम भाग का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, म हलंत होना चाहिए। तो जब म हलंत के बाद कोई भी स्पर्श वर्ण, म हलंत के बाद कोई भी स्पर्श वर्ण, यानी कि पहले क्या होना चाहिए, म हलंत होना चाहिए, और उसके बाद कोई भी स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण मतलब क्या जी, क से म, क से म तक के जो वर्ण हैं उन वर्णों को हम स्पर्श वर्ण के नाम से जानते हैं। यानी कि कोई भी स्पर्श वर्ण आता है तो म, यानी कि जो म हलंत है उस वर्ण के, यानी कि जो वर्ण आता है वर्ग का पंचम अक्षर या अनुस्वार हो जाता है। या तो पंचम अक्षर भी हो सकता है या तो अनुस्वार भी हो सकता है, किंतु मानक हिंदी व्याकरण के प्रचलन के अनुसार देखा जाए तो पंचम अक्षर का प्रयोग बहुत कम किया जाता है। हम उसे अनुस्वार के रूप में ही क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। जैसे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, इन उदाहरणों के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए कुछ उदाहरण से इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे लिखा हुआ है सम प्लस तोष, क्या लिखा हुआ है जी, सम प्लस तोष। यहाँ म हलंत है और म हलंत के बाद यहाँ क्या दिखाई दे रहा है जी, तो दिखाई दे रहा है। म हलंत के बाद यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, तो दिखाई दे रहा है। और तो क्या है जी, स्पर्श व्यंजन वर्ण है। तो हमारा क्या है, स्पर्श व्यंजन वर्ण है। तो यानी कि ये जो हमारा म है क्या होगा जी, इस तो के पांचवा अक्षर, किसके, इस तो के पांचवा अक्षर क्या हो जाएगा, तो, थ, द, ध, न, यानी कि न के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। और न के रूप में भी परिवर्तित हो सकता है और अनुस्वार के रूप में भी परिवर्तित हो सकता है। तो इस तरह से जो हमारा शब्द बनेगा म जो है न के रूप में परिवर्तित हो गया, और यहाँ क्या है, तोष, यहाँ क्या है, तोष हो जाएगा, है ना। अगर यहीं पे इसको हम अनुस्वार के रूप में परिवर्तित करते हैं तो सन तो और स, हमारा क्या हो जाएगा, संतोष हो जाएगा। तो देखिए एक और उदाहरण से इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है सम और इधर क्या है, कल्प। यहाँ जो है हमारा म क्या है, हलंत युक्त है, और यहाँ जो है क है, क क्या है जी, स्पर्श व्यंजन वर्ण है। उस स्थिति में देखें तो यहाँ जो है हमारा म क्या होगा, क का पांचवा वर्ण, यानी कि अंग के रूप में भी परिवर्तित हो जाएगा और अनुस्वार के रूप में भी परिवर्तित हो जाएगा। जो हमारा शब्द बनेगा हो जाएगा म जो है अंग के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, संकल्प। और जब इसे हम क्या करेंगे, अनुस्वार के रूप में परिवर्तित करेंगे तो म जो है अनुस्वार के रूप में स के ऊपर आ जाएगा
और उसके बाद कल्प, है ना। इस तरह से जो है हमारा शब्द का निर्माण हो जाएगा। तो इसके अलावा भी कुछ उदाहरण है यहाँ जिसे आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। अब हम देखेंगे म संबंधी नियम के भाग ख को। म संबंधी नियम के अंतर्गत जो इसका भाग ख है, कह रहा है कि जब म हलंत के बाद कोई भी अंतस्थ या ऊष्म, क्या कह रहा है जी, अंतस्थ या ऊष्म, यानी य अंतस्थ या ऊष्म का मतलब क्या हो जाएगा, य, र, ल, व, तलाभ्य स, मूर्धन्य स, दंत स या ह, यानी कि इसमें से कोई एक वर्ण आता है तो जो म हलंत है इसका क्या हो जाएगा जी, अनुस्वार हो जाएगा। जो म हलंत है इसका क्या हो जाएगा, अनुस्वार। एक उदाहरण के माध्यम से इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं क्या है जी, म हलंत है। प्रथम भाग का अंतिम वर्ण क्या है, म हलंत है। और यहाँ क्या है, दंत स है। यहाँ क्या है, दंत स है, जो ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आएगा। हमारा नियम भी वही कह रहा है कि अगर म हलंत के बाद अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन वर्ण आता है तो जो म हलंत है इसका क्या हो जाएगा जी, अनुस्वार हो जाएगा। म हलंत का क्या होगा, अनुस्वार हो जाएगा। तो जो हमारा शब्द बनेगा म हलंत का अनुस्वार होकर स के ऊपर सन, सा और र, जो हमारा शब्द बनेगा क्या बन जाएगा, संसार बन जाएगा। अब देखिए दूसरे उदाहरण के माध्यम से इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ क्या है, म हलंत है और यहाँ क्या है, तलाभ्य स है, जो ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आएगा। तो ये जो है म हमारा है क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। और इस तरह से जो हमारा शब्द बनेगा संशोध और न, क्या हो जाएगा जी, संशोधन। ये जो म हलंत है यहाँ क्या हो जाएगा जी, अनुस्वार के रूप में चला आएगा, है ना। और शोधन जो है इसमें आकर के जुट जाएगा और जो हमारा शब्द बनेगा क्या हो जाएगा, संशोधन। और भी कुछ उदाहरण है यहाँ जो बचे हुए हैं, इसे आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके हमें सूचित कीजिएगा। मैं पूर्ण रूप से प्रयास करूँगा कि आपके साथ जो समस्याएं आ रही हैं उसका समाधान कर सकूँ। म संबंधी नियम का जो भाग ग है वह कह रहा है कि जब म हलंत के बाद म आता है, जब म हलंत के बाद क्या आता है जी, म आता है, तो म का द्वित्व हो जाता है। जब म हलंत के बाद म आता है तो म का द्वित्व हो जाता है। जैसे कुछ उदाहरण हैं, इन उदाहरणों के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। लिख रहा है सम प्लस मान, क्या लिखा गया है जी, सम प्लस मान। तो यहाँ म हलंत के बाद यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, म दिखाई दे रहा है। तो म का क्या होगा, द्वित्व हो जाएगा। क्या होगा जी, द्वित्व हो जाएगा, यानी कि स आधा म फिर म, है ना। इसमें आकार है तो आकार लग जाएगा, सम्मान, हमारा क्या हो जाएगा कि सम्मान हो जाएगा। उसी तरह से सम प्लस मति, क्या लिखा गया है, सम प्लस मति, यानी म हलंत के बाद म है तो म का क्या होगा जी, द्वित्व हो जाएगा, यानी कि स आधा म फिर पूरा म और ति, है ना। हमारा शब्द जो है बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सम्मति बन जाएगा। इसी तरह से सम प्लस मोहन, है ना। तो म के बाद यहाँ म है तो म का क्या होगा, द्वित्व हो जाएगा। स आधा म फिर म, है ना, म में ओ की मात्रा है तो समूह ह और न। इस प्रकार से हम व्यंजन संधि को कुछ विशेष नियम हैं जिन नियमों के सहारे समझने का प्रयास किए। अगर संधि में आपको कहीं भी किसी प्रकार की समस्या हुई होगी तो आप कमेंट करके हमें सूचित कीजिएगा। मैं प्रयास करूंगा कि आपकी जो समस्या है उसका समाधान कर सकूं। धन्यवाद।